चलिए, आज मौर्य साम्राज्य पर एक फटाफट रिव्यू करते हैं। अगर कोई टेस्ट या क्विज आने वाला है तो ये सेशन खास तौर पर बहुत काम आएगा, क्योंकि हम सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो अगर जवाब हाँ है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बड़े साम्राज्य से जुड़े जो भी मुश्किल सवाल लग सकते हैं, उन्हें एकदम आसान बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा फोकस सीधे स्टडी मटेरियल पर रहेगा। देखेंगे कि जो मेन टॉपिक्स हैं उन्हें याद रखने के लिए कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। तो बस ये समझिए कि हम साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं सम्राट अशोक के मशहूर स्तंभों की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। देखिए, ये सवाल एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें पिलर्स को उनकी लोकेशन और उनकी खासियत से मैच करने को कहा गया है। और यहीं पर आती है हमारी चीट शीट। ये टेबल उस सवाल को एकदम सिंपल बना देती है। ध्यान दीजिए, सारनाथ में 4 शेर हैं, पर कोई खास शिलालेख नहीं। सांची में भी 4 शेर हैं, लेकिन वहां फेमस संघभेद वाला शिलालेख है। और फिर लौरिया नंदनगढ़, वहां सिर्फ 1 शेर है और उस पर पिलर एडिक्ट्स 1 से 6 तक खुदे हुए हैं। इस तरह टेबल से याद रखना कितना आसान हो जाता है ना? चलिए, पिलर से आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखते हैं कि मौर्य शासन करते कैसे थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए उसे 5 मेन प्रोविंस यानी प्रांतों में बांटा गया था। और ये टेबल हर प्रांत और उसकी राजधानी को साफ साफ दिखाती है। उत्तरापद की तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की उज्जैन, वगैरह वगैरह। ये मैच द कॉलम टाइप सवालों के लिए एक और बहुत जरूरी पॉइंट है। पर बात सिर्फ प्रांतों में बांटने की नहीं थी, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम था। अक्सर शाही परिवार के राजकुमारों को ही वाइसराय बनाकर भेजा जाता था, शायद एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन स्टडी मटेरियल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता है। वो ये कि बाकी अधिकारियों को उनकी काबिलियत और स्किल के आधार पर चुना जाता था, ना कि सिर्फ जान पहचान से। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी मॉडर्न सोच थी। ओके, अब आते हैं अगले टॉपिक पर, सम्राटों के नाम। यहां अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि मौर्य सम्राटों को अलग अलग सोर्सेज में, खासकर ग्रीक टेक्स्ट्स में, अलग अलग नामों से बुलाया गया है। और ये स्लाइड इसी कंफ्यूजन को दूर करती है। ये तो समझ लीजिए एक पक्का क्विज क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त को ग्रीक लोग सैंड्रोकोटस कहते थे। बिंदुसार का नाम था अमित्रोकेट्स। और अशोक ने तो देवानम प्रिया की उपाधि ली थी, जिसका मतलब है देवताओं का प्रिय। यहां एक मजेदार फैक्ट है। बिंदुसार का जो ग्रीक नाम है अमित्रोकेट्स, वो असल में उनके संस्कृत टाइटल अमित्रघात से बना है। और इसका मतलब क्या है? दुश्मनों का नाश करने वाला। कितना पावरफुल टाइटल है। इससे उनका नाम याद रखने में काफी मदद मिल सकती है। अच्छा, तो अब जरा इनका क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले संस्थापक चंद्रगुप्त, उनके बाद आए उनके बेटे बिंदुसार, फिर सम्राट अशोक, और बाद में अशोक के पोते दशरथ, जिनका जिक्र आजीविकों को गुफाएं दान देने के लिए आता है। ये टाइमलाइन दिमाग में रखने से पूरी कहानी क्लियर हो जाती है। अब तक हम साम्राज्य को अंदर से देख रहे थे। चलिए, अब नजरिया बदलते हैं और देखते हैं कि किसी बाहरी इंसान की नजर में मौर्य साम्राज्य कैसा था। और इसके लिए हम बात करेंगे ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज कोई टूरिस्ट नहीं थे, वो चंद्रगुप्त के दरबार में एक ऑफिशियल एम्बेसडर थे। उन्होंने जो कुछ देखा उसे इंडिका नाम की किताब में लिखा। ये किताब मौर्य भारत के बारे में जानकारी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। मेगास्थनीज ने कुछ बड़े हैरान करने वाले दावे किए। जैसे उन्होंने कहा कि भारतीय समाज 7 जातियों में बटा हुआ है, जो हमारे 4 वर्णों वाली व्यवस्था से अलग है। उन्होंने ये भी लिखा कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता, गुलामी है ही नहीं, और लोगों को लिखना पढ़ना ज्यादा नहीं आता। और यहीं पर हमें थोड़ा रुक कर सोचना होगा। हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो साफ साफ कहता है कि बाद के भारतीय लेखकों ने मेगास्थनीज की इन बातों को नहीं माना। उनका मानना था कि शायद भाषा या कल्चरल डिफरेंस की वजह से मेगास्थनीज चीजों को ठीक से समझ ही नहीं पाए। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्या उन्हें सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें दिखाई गईं, या उन्होंने यहाँ के रीति रिवाजों का कोई गलत मतलब निकाल लिया? ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि इतिहास अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि उसे लिख कौन रहा है। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसे फटाफट समेट लेते हैं। ये हमारा फाइनल रिव्यू है, ताकि सारी जरूरी बातें दिमाग में एकदम ताजा हो जाएं।
तो ये रहे हमारे 3 स्टेप्स में रिवीजन। स्टेप 1, सम्राटों और उनके दूसरे नामों को मैच करना सीखें। स्टेप 2, साम्राज्य के 5 प्रांतों और उनकी राजधानियों को मैप कर लें। और स्टेप 3, मेगास्थनीज ने क्या कहा था और उनकी बातों पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं, ये याद रखें। बस ये 3 चीजें पक्की कर लीं तो तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, मौर्य साम्राज्य सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये गवर्नेंस की एक कमाल की केस स्टडी है। सोचिए, उन्होंने इतने बड़े और विविध साम्राज्य को कैसे संभाला। उनकी कामयाबी और नाकामियों से आज की सरकारें या बड़ी बड़ी कंपनियां क्या सीख सकती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। चलिए, इसी सवाल के साथ आज का ये रिव्यू यहीं खत्म करते हैं।